नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। घोषित चुनाव में जनता ने बीजेपी को हराया। देहरादून में 3 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल संपन्न, फिल्मी सितारों से सजी दून की शाम। मंत्री बोले, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध कर रहे आप कार्यकर्ता, जबरन हटा रही दिल्ली पुलिस। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के बीच हुई झड़प। लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान, जीआरपी आरएफ ने भी परिसर में की चेकिंग। आगामी त्योहारों के मद्देनजर चलाया अभियान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। जलेसर तहसील के कोसमा में गांव में बनाया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ। जबलपुर में पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग के प्रबंध संचालक एवं जबलपुर उत्तर संभाग आधारतला के कार्यपालन अभियंता रवींद्र पटेल के द्वारा दिए गए स्मार्ट सिटी के टेंडर में बिजली खंभे, ट्रांसफार्मर और केबल जो नए लगने थे उसकी जगह पुराने खंभे और ट्रांसफार्मर में 1 करोड़ 32 लाख का भ्रष्टाचार किया गया। देखिए, बिजली विभाग तो वैसे ही भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के लिए बदनाम है और जहां कहीं भी बिजली विभाग के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ऐसा संभव नहीं है कि उससे कमीशनखोरी ना हो। ऐसा ही एक मामला आप लोगों के समक्ष रखा है, जहां पर आधार ताल चौगड्डे से लेके करोंदा बाईपास में स्मार्ट सिटी का जो रोड वाइडनिंग का काम हुआ था, उसके बाद जो इलेक्ट्रिफिकेशन होना था, जिसके एवज में बिजली विभाग ने 1 करोड़ 32 लाख रुपए स्मार्ट सिटी से चार्ज करे। वहां पर नॉर्थ डिवीजन के डी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी की भ्रष्टाचार के चलते, कमीशनखोरी के चलते उस पैसे की होली खेली गई। 1 करोड़ 32 लाख में 146 बिजली के उपकरण लगने थे। उस एस्टीमेट में उनका स्पेसिफिकेशन मेंशन था, उसमें मेंशन था कि आप नए उपकरण लगाएंगे, मगर बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो मेंशन स्पेसिफिकेशन था, उससे कम गुणवत्ता के उसमें उपकरण लगाए गए, जो हमने आपके समक्ष रखे। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के गांजा माजरा गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राकेश गिरी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान राकेश गिरी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों का विकास किया है और केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के द्वारा कार्य कर रही है। आज ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों के द्वारा ओबीसी समाज में अपना एक जन जागरण कार्यक्रम था, जिस कारण हम लोग ओबीसी समाज में जाकर के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना को बताया। जब तक जनता का रेस्पॉन्स मिला, अभी हमने जब यहाँ पर विषय रखा अपना, तो जनता बहुत खुश है। और ये आज इसमें जो हरिद्वार जनपद है हमारा, इसमें हम 11वें मंडल में इस समय हैं यहाँ पर। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने भी आज फोन के माध्यम से हमारे ओबीसी समाज को संबोधित किया और ओबीसी समाज में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला। भिंड में देर रात एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें परात्री रेत खदान पर छापेमारी कार्रवाई की गई। बता दें कि जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने दल बल के साथ संयुक्त छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें 20 से अधिक ट्रकों को जब्त किया गया। बता दें कि पुलिस टीम द्वारा मौके से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। खबर सिक्किम से बता रहे हैं, जहां बादल फटने से करीब 3000 पर्यटक फंसे हुए हैं और बिजली गुल है, जहां सैकड़ों गांव मुख्य मार्गों से कट चुके हैं। बता दें कि कुछ इलाकों में 2 घंटे में 15 इंच तक बारिश दर्ज की गई और कुछ शहर जलमग्न भी हो गए। बाढ़ की वजह से सिक्किम को देश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH10 भी बह गया है और राज्य सरकार ने इस घटना को आपदा घोषित भी कर दिया। कोटद्वार में पुलिस द्वारा नशीले मादक पदार्थों और ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शांति व्यवस्था व चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें 7.95 ग्राम अवैध स्मैक पकड़ा गया है, जिसकी मार्केट में लगभग कीमत 3 लाख रुपए बताई गई।
कुमाऊं के बड़े अस्पताल एसटीएच की केंद्रीय लैब के निजी हाथों में जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही लैब में होने वाली जांचों के दामों में भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है। जहां वर्तमान में हल्द्वानी में चल रही निजी लैबों की जांच दरों से तुलना करें तो जांच के लिए एसटीएच में जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें से 5 से 6 गुना तक अधिक देने पड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को होगा। पैथोलॉजी लैब जो है अपनी डिपार्टमेंट्स हैं, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इनमें वो सारे जो भी जांचें होती हैं सब करी जाती हैं। कुछ सरकार की नीति रही है कि उसमें जो केमिकल्स एंड रिएजेंट्स होते हैं वो सेंट्रलाइज खरीदे जाएंगे, जो पूरे उत्तराखंड के सारे मेडिकल कॉलेज को वो दिया जाएगा। रिएजेंट्स वहाँ सप्लाई होंगे तो एक एजेंसी में आइडेंटिफाई करके उसके थ्रू आएंगे, वही करेगी। लोकलाइज परचेज नहीं होंगे, वैसे करेंगे। और प्लस उनकी जो है कुछ चीज़ें जो हमारे टेस्ट नहीं होते थे, जिनमें से हार्मोनल एसेज नहीं होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स नहीं होते हैं, कई और स्पेशलाइज जांचें जो नहीं होती हैं। रजत नगर अयोध्या बाईपास रोड पर बने शासकीय अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय के छात्रावास में छात्रों को भूखे रहना पड़ रहा है और इन परेशानी से छात्र छात्राओं ने जब कैंटीन संचालक से खाना देने की बात कही तो उसका कहना है कि पिछले 3 महीने से मुझे भुगतान नहीं हुआ, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकता। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। इन पीड़ित छात्रों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जिसके बाद मामला गर्मा गया। ककनार के साई मंदिर सभागृह में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी जानकारी दी गई, जिसमें फसल बीमा की दवा राशि के संबंध में रबी फसलों के बारे में भी बताया गया कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर बीमा इकाई का चयन किया जाता है। राज्य सरकारी प्रमुख फसलों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य समक्ष इकाई जैसे राजस्व मंडल के समक्ष प्रभावित फसल की सूचना अंकित होनी चाहिए। सबसे पहले खेती कैसे तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद में फसलें कैसे लगाई जाती है, इसके बारे में पूर्ण रूप से भी समझाया गया, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जनता से लाइव टेलीकास्ट भी किया गया है। किसानों को साथ ही हम लोग रबी फसलों के बारे में जानकारी दी जा रही है और जो बीमा दावा राशि वितरण और जो किसान सम्मान निधि राशि यहाँ लगभग 1,75,00,000 रुपए की बीमा दावा राशि दी जा रही है किसानों को। साथ ही जिले के किसानों को लगभग 10,67,00,000 रुपए 2,000 रुपए के साथ 100 किस्त जारी की जा रही है। माननीय सीएम साहब द्वारा अंतरित की जाएगी। उससे संबंधित किसानों को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। साथ ही वैज्ञानिकों के द्वारा तकनीकी फसलों के बारे में भी तकनीकी जानकारी दी जा रही है फसलों के बारे में। हमको यहाँ किसान कृषि सम्मेलन में बुलाया गया है, तो हम लोग यहाँ सुनने के लिए आए थे। तो उन्होंने अच्छी समझाइश दी और उत्पादन बीजों का खेती का कैसा हो, बीज लगाने के बारे में उन्होंने हमको समझाया। विकासनगर के नगरपालिका टाउन हॉल में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शौर्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विकासनगर में भी शौर्य यात्रा बाजार में निकाली गई। आपको बता दें कि शौर्य यात्रा बद्रीनाथ धाम से 19 तारीख को शुरू हो रही है और 6 तारीख को सभी जिलों का भ्रमण कर हरिद्वार में संपन्न होगी। यात्रा शौर्य जागरण यात्रा है और पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा चल रही है। उत्तराखंड में ये यात्रा भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन पूजन के बाद ये 19 तारीख को प्रारंभ हुई है और लगभग सभी जिलों में घूमती हुई और रास्ते के सभी गांवों से होती हुई ये 6 तारीख को हरिद्वार में समाप्त होगी। भारती देवी एजुकेशन फाउंडेशन, जिसमें दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, दिव्यांग बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आज स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग डांस की प्रस्तुतियां दी, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांग व मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अगर इसमें सरकार भी मदद करे तो इन बच्चों को और अभी अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। भारती देवी फाउंडेशन कोटद्वार में विकलांग असहाय मूक बधिर बच्चों के लिए एक स्कूल चला रही है।
इसमें काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और उनके द्वारा उन्हें शिक्षा और जीने का जो तरीका वो सिखाया जा रहा है, जो ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। सरकार को इन चीज़ों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जब इस छोटी सी जगह में इतने दिव्यांग, मूक, बधिर बच्चे हैं तो पूरे देश और प्रदेश में इनकी संख्या क्या होगी। सरकार को भी ऐसी संस्थाओं को मदद करना होगा ताकि मूक, बधिर और असहाय बच्चों को शिक्षा और जीने का एक नया रास्ता मिल सके। राष्ट्रीय गैस ट्रैक के विस्तार की दिशा में एक और उपलब्धि हासिल होने जा रही है। 5 अक्टूबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास और विजयपुर औरैया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण करेंगे। गेल इंडिया के सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि नागपुर जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से आम जन के घर तक गैस पाइपलाइन पहुंच जाएगी। अक्टूबर 2024 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 317 किलोमीटर लंबी नागपुर जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन महाराष्ट्र के नागपुर से शुरू होगी और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर जिले से होकर गुजरेगी। मध्य प्रदेश में इस परियोजना की लंबाई 256 किलोमीटर है। जैसा कि हमने बताया है कि ये तोहफा यही है कि हम नेचुरल गैस की आपूर्ति करेंगे जबलपुर को, ना कि जबलपुर को, ना सिर्फ जबलपुर को बल्कि और भी जिलों को जो मध्य प्रदेश के हैं। और ये जैसा हमने बताया अक्टूबर 2024 तक ये लाइन कमीशन हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्र हैं सीजीडीज के, उनके तहत पाइप्ड नेचुरल गैस की घरों को और गाड़ियों के लिए सीएनजी की आपूर्ति की जा पाएगी। प्रधानमंत्री इसी परियोजना को लोकार्पित करेंगे और एक और परियोजना जो कंप्लीट हो गई है, जो इसका बेसिकली उसका लोकार्पण करेंगे और इसका शिलान्यास कर रहे हैं। किसी भी ईंधन की प्राइसिंग ऑल्टरनेटिव फ्यूल के प्राइसिंग से ही निर्धारित होती है और अभी भी आपको पता है गैस भले ही यहाँ ना पहुँच पाई हो, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों में गैस पहुंची हुई है और आपको मालूम होगा कि चाहे वो सीएनजी हो गाड़ियों के लिए, चाहे पीएनजी हो घरों के लिए, ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल से सस्ती पड़ती है। मानसिक चिकित्सालय के संविदा कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना है कि उनका 9 माह का वेतन उन्हें नहीं मिला, जिससे कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कतें आ रही है। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, दुकानदारों से और ब्याज पर पैसा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर उनका वेतन उन्हें नहीं मिला तो वह धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक विनय शर्मा ने कहा है कि हमारे द्वारा शासन प्रशासन में इन संविदा कर्मियों की बातों को रखा गया है और जल्द ही शासन प्रशासन इस पर संज्ञान लेगा और उनकी समस्याओं का निराकरण भी होगा। करीब 9 महीने से वेतन नहीं मिला। इसका स्टार्टिंग से बात करें अगर तो करीब इनका दिसंबर में 18 दिसंबर को इन्होंने हमको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दी थी और जो कि हमने 21 दिसंबर 2022 को हम लोगों ने यहाँ से मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून को भेज दी थी इनके रिन्यूअल के लिए। तो अभी तक जो न्यूज़ आ रही है ना, करीब 10-12 दिन पहले कि भाई पॉजिटिव इसमें वो हुआ है ना, मीटिंग हुई है अभी 10-12 दिन पहले भी, तो उसमें वो निकल के आया है कि हाँ पॉजिटिव न्यूज़ है कि हाँ रिन्यूअल होना है, पर आदेश का इंतजार है। लोगों को ना 9 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। हम लोगों की सैलरी विगत 9 महीने से रुकी हुई है। हम लोगों का सेवा विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों की फाइल शासन में लटकी पड़ी हुई है। तो मेरे उनसे अनुरोध है अपने उच्चाधिकारियों से कि हमारा जो सेवा विस्तार है उसको किया जाए और हम लोगों की सैलरी दी जाए। विगत 9 महीने से सैलरी नहीं मिली, हम लोगों की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपने बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। अब इतना उधार ले लिया हमने, दुकानों से भी एक दूसरे से उधार ले लिया है। अब कौन हमें बार बार पैसा देगी? इतनी बड़ी हमारी सैलरी है नहीं जो हम लोगों से उधार, पैसा भी आदमी उसी को देता है जिसके आगे आय का स्रोत रहता है। हम लोगों का आय का स्रोत कुछ नहीं है। तो मेरे सरकार से ये अपील है कि हम लोगों से जल्द मानदेय दिया जाए। केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी अपने अल्प प्रवास पर भिंडनगर पहुंची। शहर में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने आई। आपको बता दें कि जन सम्मेलन पधारे प्रबुद्ध जनों को मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी भाजपा की जीत होने व सरकार बनने की बात कही। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि
आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील की है। आप सबने इस क्षेत्र में भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से लेकर नेशनल हाईवे, ये सब सड़कें अब बनी है या नहीं? पिछले 9 साल में बनी है ना? आप मुझे बताओ, 50-55 करोड़ लोगों को पूरे भारतवर्ष में कब आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस मिलती है कि कोई घर परिवार में बीमार हो जाए 5 साल तक के लिए उसको 1 साल में 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस बीमा योजना मिलेगी, कहीं जाके इलाज करना है। आप बताओ, भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में कहीं ये व्यवस्था नहीं है जी। इतना बड़ा आंकड़ा दुनिया में किसी के पास नहीं है। चंपावत जनपद के नेपाल सीमा से लगे थाना बनबसा क्षेत्र के अंतर्गत इंग्लैंड व फ्रांस राष्ट्र से भारत घूमने आए पर्यटकों का बनबसा के सजवान मार्केट में उनका लैपटॉप कहीं खो गया। पर्यटकों ने लैपटॉप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैपटॉप नहीं मिला, जिसके बाद पर्यटकों ने थाना बनबसा में लैपटॉप खोने की सूचना दर्ज कराई। सूचना पर थाना अध्यक्ष बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक टीम को मौके पर रवाना किया। थाना बनबसा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आते जाते लोगों एवं कैंप के आसपास रुके यात्रियों से पूछताछ की गई। साथ ही क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और थोड़े प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने लैपटॉप को सजवान मार्केट में लैपटॉप एक दुकान के आगे रोड पर पड़ा मिला। पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मदद से प्रभावित होकर इंग्लैंड व फ्रांस से आए पर्यटक यात्रियों द्वारा थाना बनबसा पुलिस के साथ इंडियन पुलिसिंग की प्रशंसा की गई। आज प्रातः के समय 3 विदेशी नागरिक, जिनमें 2 फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे, उनके द्वारा थाने पर आकर बताया गया कि वो भारत से घूमते हुए नेपाल को जा रहे थे और यहाँ पे हमारे बनबसा पाटिल राय के पास में सजवान मार्केट के पास में ये लोग रुके हुए थे, तो जहाँ से इनका एक लैपटॉप गुम हो गया है। गुम होने की सूचना पर मेरे द्वारा त्वरित से टीम गठित करते हुए अधीक्षक कैलाश जोशी के नेतृत्व में इनके साथ भेजी गई और हमारी टीम ने वहाँ पे आसपास सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से पूछताछ के उपरांत इनका लैपटॉप इनको बरामद करके दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बता दें कि जनपद की परिधि में आने वाले छोटे मोटे काम करने वाले पुरुष और महिला कार्मिकों को सभी का सर्वे करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित करते हुए विकासखंड की परिधि में आने वाले समस्त पुरुष और महिला कामगारों के विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण अधिक करवाए। एटीआई के सहयोग से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के लिए ई गवर्नेंस से रिलेटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे कि जैम पोर्टल पे किस तरीके से प्रोक्योरमेंट को पास किया जाना है, या ई फाइल का जो सिस्टम है वो किस तरीके से ऑफिसर्स में इंट्रोड्यूस किया जाना है, ऐसी तरीके के मल्टीपल इशूज को हम लोग एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। SERs ऑनलाइन भरा देना, इससे कहीं ना कहीं सरकारी कार्य करने के तरीके में सुधार आएगा, पारदर्शिता आएगी और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी, डेटा हमारा सिक्योर हो पाएगा और सिस्टमेटिक तरीके से हम काम कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर और हमारे डिपार्टमेंट्स इन ट्रेनिंग से सीखें। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।